सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम एक धातु है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। इसकी संयोजकता 2 होती है। मैग्नीशियम एक धातु है, सोडियम से छोटा होता है। मैग्नीशियम का आकार सोडियम से छोटा होता है। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तत्वों से जुड़े तथ्य याद कर रहा हूँ। इतने सारे तत्व? अरे, क्या तुम इन सभी तत्वों के बारे में याद कर लोगे? हाँ, यही तो परेशानी है। कुल 114 तत्व हैं। मैं इन सभी के बारे में कैसे याद कर सकूंगा? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि विद्यालय के एक एक छात्र की जानकारी रखना या ढूंढना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारे विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? यही लगभग 1500 छात्र हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र अमित के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से विषय पढ़ता है, तो क्या आप बता सकते हो? ऐसे कैसे बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अमित की कक्षा और विभाग बता दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्यों? कक्षा और विभाग बताने से क्या लाभ होगा? यही तो उसकी पहचान है, उसकी कक्षा और विभाग। यदि मुझे अमित की कक्षा में पढ़ने वाले किसी अन्य छात्र की जानकारी होगी तो अमित के बारे में कुछ बातें तो बता सकता हूँ, क्योंकि एक ही कक्षा में एक ही विभाग में पढ़ने वाले छात्रों में कई समानताएं होती हैं। जैसे उनकी आयु लगभग समान होती है, वो समान विषय पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का माध्यम भी समान होता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब विद्यालय के छात्रों को कक्षा और विभाग में बांटने से उनके बारे में जानकारी रखना और भी आसान हो गया और उनके गुणों का अध्ययन भी आसान हो गया। अच्छा, अब समझा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमें तत्वों को भी स्कूल की कक्षा और विभाग की तरह समानताओं के आधार पर समूहों में बांट देना चाहिए, जिससे उनका अध्ययन आसान हो जाए। बिल्कुल सही। मनुष्य समय समय पर अध्ययन को सरल बनाने के लिए ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण करता रहा है। क्या तुम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जानना चाहोगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो सुनो, प्रारंभ में जब मनुष्य को बहुत कम तत्वों की जानकारी थी, तो उन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की जानकारी बढ़ती गई, तत्वों के वर्गीकरण का आधार भी बदलता गया। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबेराइनर ने ज्ञात तत्वों को 3 तत्वों के समूहों में बांटा। उसने इन समूहों को त्रिक यानी ट्रायड्स कहा। डॉबेराइनर ने त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, अर्थात परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। डॉबेराइनर ने कहा, किसी त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे कि यहाँ लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39.0। लिथियम
और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत हुआ लगभग 23। इसलिए इस त्रिक के मध्य में होगा एक ऐसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 23 हो। इसीलिए डॉबेराइनर ने इस त्रिक के मध्य में सोडियम तत्व रखा जिसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। डॉबेराइनर उस समय तक के ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। इसलिए तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं रही। डॉबेराइनर के त्रिक के सिद्धांत के लगभग 50 साल के बाद सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया। उस समय लगभग 56 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से तत्वों को व्यवस्थित करना आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से भी की, क्योंकि संगीत के सुरों में भी 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है और 8वां सुर ही दूसरी पंक्ति का पहला सुर होता है। इसी प्रकार न्यूलैंड्स की व्यवस्था में 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसीलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा गया। जैसे यहाँ लिथियम और सोडियम के गुण समान हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण समान हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकेल को, और न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट और निकेल को उसी स्तंभ में रखा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन थे, लेकिन इनके सभी गुण कोबाल्ट और निकेल से भिन्न हैं। न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं। बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। इसीलिए इसके बाद भी तत्वों के वर्गीकरण पर कार्य होता रहा। फिर आए रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। मेंडलीफ ने जब वर्गीकरण पर कार्य आरंभ किया तब केवल 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यधिक सक्रिय होते हैं तथा ये अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों के इन्हीं हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया गया। उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान हाइड्राइड व समान ऑक्साइड वाले तत्वों को एक साथ रखा। उन्होंने देखा कि सभी तत्व परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए।
उन्होंने ये भी पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान भौतिक एवं समान रासायनिक गुणों वाले तत्व फिर से आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात यदि सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप या समूह कहा गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों यानी हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड या आवर्त कहा गया। यहाँ आर समूह में उपस्थित तत्व को दर्शाता है। अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। मेंडलीफ ने उन रिक्त स्थानों के लिए कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में ए का उपसर्ग लगाकर किया, जैसे ए का बोरॉन, ए का एल्यूमीनियम, ए का सिलिकॉन आदि। बाद में इन्हीं रिक्त स्थानों को भरने के लिए उसी समूह के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते तत्वों की खोज की गई। जैसे स्कैंडियम की खोज हुई और देखा गया कि उसके गुणधर्म अनुमानित तत्व ए का बोरॉन से मिलते हैं। गैलियम के गुणधर्म अनुमानित तत्व ए का एल्यूमीनियम से मिलते हैं। जर्मेनियम के गुणधर्म अनुमानित तत्व ए का सिलिकॉन से मिलते हैं। हीलियम, नियॉन और ऑर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई, लेकिन मेंडलीफ की व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नए समूह में आसानी से रखा जा सका। मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफी समय तक उपयोगी रही, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थीं। एक तरफ तो हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुओं की तरह हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन हैलोजन की भांति द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है और हाइड्रोजन हैलोजन की भांति धातुओं और अधातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है। तो फिर ऐसे में हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए? क्षार धातुओं के साथ पहले वर्ग में या फिर हैलोजन के साथ 7वें वर्ग में? निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी थी। वो अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार होने के काफी समय बाद समस्थानिकों का पता चला। आप जानते हैं ना समस्थानिक क्या होते हैं? नहीं जानते? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे Cl35 और Cl37 दोनों ही क्लोरीन के समस्थानिक हैं।
अब ये निश्चय नहीं किया जा सका कि समस्थानिकों को परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग रखा जाए, या फिर इनके रासायनिक गुणधर्म समान होने के कारण एक ही स्थान पर रखा जाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी समस्थानिकों की स्थिति के लिए कुछ नहीं बताती। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों की बात करते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहीं कहीं अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले भी रखा गया। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है और निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया है। कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्वों की परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यदि हम परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाते हैं तो हम कोबाल्ट और निकेल की स्थिति को भी निर्धारित कर सकते हैं। कोबाल्ट की परमाणु संख्या है 27 और निकेल की परमाणु संख्या है 28। इसीलिए आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा जाता है। यद्यपि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के आधार पर तत्व की स्थिति को लेकर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है और इसलिए तत्व की स्थिति निश्चित होगी। क्लोरीन का उसकी परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान निश्चित किया गया। अब अगर उसके दो अलग अलग परमाणु द्रव्यमान भी हों, तो भी आवर्त सारणी में उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब हम नई आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति देखें। चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, इसलिए इसे पहले समूह में यानी क्षार धातुओं के समूह में सबसे ऊपर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार आवर्त सारणी के किसी भी एक समूह यानी किसी भी एक समूह में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म में काफी समानता होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त यानी पीरियड कहा जाता है।
अब आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व देखें। ये हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब इन तत्वों की परमाणु संख्या देखें। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, लिथियम की परमाणु संख्या है 3, सोडियम की परमाणु संख्या है 11, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, रुबिडियम की परमाणु संख्या है 37, सीजियम की परमाणु संख्या है 55 और फ्रांशियम की परमाणु संख्या है 87। अब इस समूह के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, यानी हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1। लिथियम की परमाणु संख्या है 3, यानी लिथियम के एक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पहले कोश में हुए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में हुआ बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 1। सोडियम की परमाणु संख्या है 11, यानी सोडियम के एक परमाणु में हुए 11 इलेक्ट्रॉन। चलिए इन्हें कोश में व्यवस्थित करें। पहले कोश में हुए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में हुए 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। लो, हो गई ना 11 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। और इसी प्रकार सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 1। हाइड्रोजन में 1 ही कोश है, लेकिन अगले तत्व लिथियम में है 2 कोश। अगले तत्व सोडियम में है 3 कोश। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? सभी तत्वों के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तत्व के क्रिया करने की क्षमता निर्धारित करते हैं, यानी तत्व की संयोजकता बताते हैं, इसीलिए उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वर्ग 1 के तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन है 1। चलो अब दूसरे समूह के तत्व और उनकी परमाणु संख्या लिखें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आइए अब हम पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। बेरिलियम में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 2। मैग्नीशियम में है 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 2। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 8, 2। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? सभी तत्वों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी समूह 2 के तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। आपने देखा कि सभी तत्वों के बाहरी कोश में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 1 के बाहरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, समूह 2 के बाहरी कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन। अरे वाह! यहाँ तो समूह संख्या और उसी समूह के तत्व में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। चलो अब हम समूह 17 के तत्व देखते हैं। समूह 17 के पहले 3 तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन
और ब्रोमीन। इनकी परमाणु संख्या है फ्लोरीन की 9, क्लोरीन की 17 और ब्रोमीन की 35। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,7, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7 और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8, 18 और 7। यहाँ वर्ग 17 के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7, लेकिन यहाँ तो समूह संख्या और तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। यहाँ सभी तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन समूह संख्या तो है 17। यहाँ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर समूह संख्या घटा 10। 17 घटा 10 यानी 7। तो हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये या तो समूह संख्या के बराबर होती है या फिर समूह संख्या घटा 10 के बराबर। चलो अब आधुनिक आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का अध्ययन करते हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों पर ध्यान दें, उनके परमाणु संख्या लिखें और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखें। दूसरे आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम की परमाणु संख्या है 3, बेरिलियम की परमाणु संख्या है 4, बोरॉन की परमाणु संख्या है 5, कार्बन की परमाणु संख्या है 6, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9 और नियॉन की परमाणु संख्या है 10। आइए अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखें। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,1, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,2, बोरॉन का है 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7 और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। अरे वाह! यहाँ तो आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर कोश की संख्या तो समान रहती है, लेकिन बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रत्येक समूह में परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। यानी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। चलो एक बार फिर से वर्ग 1 के तत्व देखें। हाइड्रोजन पहले आवर्त में स्थित है और इसमें है एक कोश, लेकिन अगले तत्व लिथियम जो कि दूसरे आवर्त में है, उसमें है 2 कोश। सोडियम जो कि तीसरे आवर्त में स्थित है, उसमें है 3 कोश। पोटेशियम जो कि चौथे आवर्त में स्थित है, उसमें है 4 कोश। तो हमने देखा कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित कोश की संख्या उसके आवर्त की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में भरे हुए कोशों की समान संख्या वाले भिन्न भिन्न तत्व एक ही आवर्त में स्थित हैं, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आते हुए प्रत्येक आवर्त के साथ तत्व में
एक नए कोश की वृद्धि होती जाती है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आधार बनाएंगे। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम वैज्ञानिक नील्स बोर द्वारा दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हैं। नील्स बोर के सूत्र के अनुसार परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n नाभिक से नियत कक्षा की संख्या है। यदि तत्व में एक ही कोश हो, जैसे आवर्त 1 में हाइड्रोजन व हीलियम के परमाणु में, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। इसीलिए तो प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं। अब दूसरा आवर्त देखें, यहाँ प्रत्येक तत्व में 2 कोश होंगे। यहाँ सूत्र 2n² के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8। इसीलिए तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। अब हम तृतीय आवर्त की बात करते हैं। यहाँ प्रत्येक तत्व में 3 कोश होंगे। सूत्र 2n² के अनुसार यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। चूँकि बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व होंगे। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं और 5वें आवर्त में भी 18 तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं और 7वां आवर्त अभी अपूर्ण है, जिसमें नए नए तत्वों की खोज की जा रही है। अभी हमें आधुनिक आवर्त सारणी, वर्गों और आवर्तों की कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम देखेंगे कि तत्वों के विभिन्न गुण इस आवर्त सारणी की व्यवस्था पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का मूल आधार है तत्वों की परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में आयोजित किया गया है। इसीलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु संख्या बढ़ती जाती है और समूह में ऊपर से नीचे आते हुए भी परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाते हुए भी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाता है। अब हम तत्वों के अन्य महत्वपूर्ण गुण की चर्चा करेंगे। ये है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व की संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ही संयोग करते हैं। इसीलिए उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और बाहरी कोश को संयोजी कोश। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तत्व की संयोजकता निर्धारित करती है। यदि तत्व के परमाणु में केवल एक ही कोश है और उस कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी 1। यदि परमाणु में एक ही कोश है और उसमें पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी संयोजकता 0 होगी। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि प्रथम कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन संभव हो सकते हैं और यदि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं,
तो फिर उस परमाणु को और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है और इसीलिए उसकी संयोजकता शून्य होगी। यदि तत्व के परमाणु में एक से अधिक कोश हैं, तो वो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए संयोग करता है। यदि तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी संयोजकता शून्य होगी। यदि तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो संयोजकता क्या होगी? यदि तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, तो उसकी संयोजकता होगी 1। इसी प्रकार यदि तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी संयोजकता होगी 2। यदि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी संयोजकता होगी 3। यदि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी संयोजकता होगी 4। यदि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी संयोजकता होगी 5 या फिर 8 घटा 5 यानी 3। इसी प्रकार यदि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसकी संयोजकता होगी 6 या फिर 8 घटा 6 यानी 2। यदि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी संयोजकता होगी 7 या 8 घटा 7 यानी 1। तो हमने देखा, हम किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर उस तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से संयोजकता बता सकते हैं। ये देखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 2। बाहरी कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता होगी 2। इसी प्रकार सल्फर की परमाणु संख्या है 16। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी संयोजकता होगी 6 या फिर 8 घटा 6 यानी 2। सोडियम की संयोजकता है 1, मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, एल्युमिनियम की संयोजकता है 3, सिलिकॉन की संयोजकता है 4, फास्फोरस की संयोजकता है 5 या 3, सल्फर की संयोजकता है 6 या 2, क्लोरीन की संयोजकता है 7 या 1 और नियोन की संयोजकता है 0। अब किसी समूह में तत्वों की संयोजकता का अध्ययन करते हैं। पहला समूह लें। समूह 1 और उसके तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। चलिए पहले 4 तत्वों की संयोजकता देखें। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, लिथियम की संयोजकता है 1, सोडियम की संयोजकता है 1 और पोटेशियम की भी संयोजकता है 1। तो इस सब से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? यहाँ तो सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। तो हम देखते हैं कि किसी एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। अब हम तत्वों के परमाणु आकार की चर्चा करेंगे।
किसी भी परमाणु के परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या की मदद से ज्ञात किया जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या देखते हैं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या है 152 पिकोमीटर। बेरिलियम की परमाणु त्रिज्या है 111 पिकोमीटर। बोरॉन की परमाणु त्रिज्या है 88 पिकोमीटर। कार्बन की परमाणु त्रिज्या है 77 पिकोमीटर। नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या है 74 पिकोमीटर और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या है 66 पिकोमीटर। यहाँ आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रही है। ऐसा क्यों होता है? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती जाती है। नाभिक में आवेश भी बढ़ता जाता है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु आकार घटता जाता है। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है। आइए अब हम प्रथम समूह के इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या देखते हैं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या है 152 पिकोमीटर। सोडियम की परमाणु त्रिज्या है 186 पिकोमीटर। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या है 231 पिकोमीटर। रुबिडियम की परमाणु त्रिज्या है 244 पिकोमीटर और सीजियम की परमाणु त्रिज्या है 262 पिकोमीटर। अरे ये क्या? समूह में ऊपर से नीचे आते हुए परमाणु आकार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? समूह में ऊपर से नीचे आते हुए नए आवर्त में एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु आकार बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता जाता है। अब हम तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए, धातुएं क्या होती हैं? वे तत्व जो आबंध बनाते समय आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। इनकी प्रकृति वैद्युत धनात्मक होती है। ये आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉन त्यागने का ये गुण धात्विक गुण कहलाता है। अधातुएं क्या होती हैं? वे तत्व जो आबंध बनाते समय आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनकी प्रकृति वैद्युत ऋणात्मक होती है। ये आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित हैं।
तत्वों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का ये गुण अधात्विक गुण कहलाता है। जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के ही गुण धर्म होते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। चलिए अब हम तीसरे आवर्त के तत्व देखें। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम धातुएं हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं। सिलिकॉन है अर्धधातु या उपधातु। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि सिलिकॉन में धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है अधातु क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता जाता है। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आते जाते हैं और इसी कारण से संयोजी इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। यही कारण है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। इसीलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण भी घटता जाता है। समूह में नीचे की ओर जाते हुए तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी धात्विक गुण बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए नए आवर्त में नया कक्ष जुड़ता जाता है। इसीलिए सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है और इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है। इसीलिए तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और धात्विक गुण भी बढ़ता जाता है। आइए अब हम तत्वों के अधात्विक गुण की चर्चा करेंगे। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों का अधात्विक अभिलक्षण बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। इसलिए बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी अधात्विक अभिलक्षण बढ़ता जाता है। अब समूह में अधात्विक लक्षण की चर्चा करें। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अतिरिक्त कक्ष के जुड़ने से तत्वों का आकार बढ़ता जाता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है, जिससे तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है, यानी अधात्विक अभिलक्षण कम होता जाता है।
इसीलिए तो समूह 15 में सबसे ऊपर नाइट्रोजन और फास्फोरस धातु हैं और वहीं नीचे बिस्मथ एक धातु है। तो अब तुम समझे तत्वों का वर्गीकरण और उनका लाभ। यदि आपको एक समूह या एक आवर्त के किसी एक तत्व के गुणों की जानकारी हो तो आप उस समूह या आवर्त के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में भी बहुत सी बातें बता सकते हैं, क्योंकि एक ही समूह के तत्वों के कई गुण समान होते हैं और आवर्त में भी गुणों के परिवर्तन में एक क्रम होता है। तो अब आपके लिए तत्वों के गुणों को समझना और याद करना आसान हो जाएगा।